सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 8वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी किस प्रकार से बढ़ेगी और आप अपनी सैलरी को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। साथ ही 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी को जानते हैं। साथियों, जैसा कि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होना है, इससे संबंधित सभी कर्मचारियों के मन में कुछ प्रश्न हैं और वो इस प्रकार हैं। कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और इसमें फिटमेंट फैक्टर की क्या भूमिका होगी। इस बार ऐसी चर्चाएं भी हैं कि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय मौजूदा महंगाई भत्ते डीए को भी ध्यान में रखा जाएगा, संभवतः उसे बेसिक सैलरी में मर्ज करके। अब साथियों, फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, इसके बारे में पहले हम अपनी समझ बनाते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर गुणांक होता है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो मौजूदा बेसिक सैलरी को इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। मतलब आपका जो मौजूदा बेसिक है, इस बेसिक में उस फिटमेंट फैक्टर का गुणा करके आपकी वर्तमान जो नया वेतन आयोग लागू होता है उसका बेसिक बनाया जाता है। यह यहां पर बात कही गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को एक समान आधार पर वेतन वृद्धि मिले और इसमें पिछली अवधि की महंगाई जो डीए के रूप में मिलती रही और एक वास्तविक वृद्धि शामिल हो। उदाहरण के तौर पर समझे कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर आपने देखा होगा, इंडेक्स में जो 7 पे का इंडेक्स आया है उसमें फिटमेंट फैक्टर का जो रेशो है वो 2.57 था। इसका मतलब था कि 6वें वेतन आयोग के तहत जो बेसिक पे बैंड में वेतन प्लस ग्रेड पे थी, उसमें 2.57 से गुणा करके 7वें वेतन आयोग की नई बेसिक पे तय की गई थी। जो हमारे पास में बेसिक का जो इंडेक्स है उसमें आप देखेंगे वहां पर ये 2.57 का वहां पर फिटमेंट फैक्टर दिखाई देता है और मैं आपको वो दिखाऊंगा भी। अब डीए मर्जर का क्या है मामला। आमतौर पर जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो उस समय तक मिल रहे कुल महंगाई भत्ते को मौजूदा बेसिक सैलरी में मर्ज कर लिया जाता है। मतलब आपका जो डीए है वो नए वेतन आयोग में मर्ज हो जाता है, नया डीए आपका चालू होता है और फिटमेंट फैक्टर से जो आपका अंतिम सैलरी का जो बेसिक होता है उसमें फिटमेंट फैक्टर का गुणा करके नया बेसिक तैयार कर लिया जाता है और पुनः फिर जो भी डीए लागू होता है 6 महीने में, वो नए डीए की शुरुआत होती है और उस बेसिक में लगता चला जाता है। ठीक ना। अब इसके बाद डिवाइज्ड बेसिक सैलरी के आधार पर या सीधे पुरानी बेसिक पर फिटमेंट फैक्टर लगाकर नई पे स्ट्रक्चर की पहली बेसिक सैलरी तय होती है और डीए का काउंटर 0 से दोबारा शुरू होता है। 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था, 1 जनवरी 2016 को जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब तक डीए 125% हो चुका था। इस 125% डीए को पुराने बेसिक पे में समाहित कर दिया गया था और फिर फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल नई बेसिक पे तय करने में हुआ था। अभी मैं आपको बताऊंगा। अब 8वें वेतन आयोग में क्या उम्मीद है वो हम यहां पर देख लेते हैं। पूरी संभावना है कि 1 जनवरी 2026 जब 8वें वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है तो 1 जनवरी 2026 तक जितना भी डीए होगा उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। और वो कैसे, मैं अभी आपको एग्जांपल ही बताऊंगा। फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी यूनियन 7वें वेतन आयोग के
2.57 फिटमेंट फैक्टर से काफी ज्यादा की मांग कर रही है। मतलब उम्मीद है अधिकतम 3.68 जा सकता है। सरकार इसे कितना रखेगी यह आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा, लेकिन उम्मीद है कि यह 2.57 से तो ज्यादा ही होगा, संभवतः 2.8 से 3.0 यानी अधिक भी हो सकता है। तो मेरी भी ऐसी ही उम्मीद है कि 2.50 से 3.00 तक फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो ये इंडेक्स तय हुआ था, और जो हम यहां पर देख रहे हैं इंडेक्स में 2.57 के अनुसार उस समय कर्मचारी का जो बेसिक रहा होगा उसमें इसका गुणा करके ये बेसिक तय किया गया था। और यहां पर जब भी वेतन आयोग लगता है तो डीओ 0 हो जाता है, और इस फिटमेंट फैक्टर का जिस समय वेतन आयोग लागू होता है उस समय उसके वर्तमान बेसिक में इसका गुणा करके नया बेसिक तैयार किया जाता है, और ये इस प्रकार से इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर का गुणा होता है और नया बेसिक तय होता है। आइए, मैंने इस प्रकार से बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। साथियों, जैसा कि वर्तमान में कोई कर्मचारी है, उसका बेसिक जो है 34,800 है, उसको 55% डीए लग रहा है, और डीए की राशि यहां 19,140 रुपए आ रही है, ठीक ना। इस प्रकार से बेसिक और डीए को जोड़े हमने यहां पर, तो 53,940 रुपए कुल पेमेंट हुई। अब इसी में एचआर 7वें वेतन आयोग के अनुसार एचआर में भी संशोधित हुआ है। अब 5, 7 और 10% है। तो जहां पे 7 लग रहा होगा वो 7 का गुणा करेंगे, जहां पे 10 लग रहा होगा वो 10 का गुणा करेंगे, और जहां पे 5 लग रहा होगा वो 5 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से एचआर जो है इस कर्मचारी का यहाँ पर 5% के हिसाब से 1740 रुपए हुआ। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, बेसिक डीए और एचआर को यहाँ पे जोड़ा, तो कुल जो राशि है वो 55,680 रुपए हुई। अब इसमें एनपीएस की कटौती होती है, तो एनपीएस की जो कटौती होती है वो बेसिक और डीए का जो अमाउंट होता है 53,940, इसमें से 10% कटौती होगी, एचआर की नहीं होगी। तो यहां पर इस प्रकार से हमने यहां पर 10% निकाला तो 5394 रुपए आया, जिसमें जीआईएस का 200 रुपए कटता है, प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपए कटता है। मतलब एनपीएस, जीआईएस और प्रोफेशनल टैक्स 5802 रुपए की कटौती होती है। तो जो कुल पेमेंट 55,680 रुपए है, इसमें से 5802 रुपए जैसी हम घटाते हैं तो 49,878 रुपए नेट सैलरी आपके इन हैंड आती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए वर्तमान में इनका 2026 में 34,800 इनका बेसिक है, ठीक है ना। अब 8वें वेतन आयोग के अनुसार मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर तय हुआ 2.50 से लेके 3.00, तो हम यहां पे 2.50 मान लेते हैं। तो अब यहां पे क्या होता है कि डीओ 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पे जो बेसिक था 34,800, इसमें गुणा होगा 2.50 का फिटमेंट फैक्टर का, और फिटमेंट फैक्टर का गुणा होके ही नया बेसिक यहां पे तैयार हो जाता है। आप यहां पर देख रहे हैं, अब 87,000 यहां पर बेसिक हो जाएगा। अब 87,000 यहां पर बेसिक हो गया, डीए जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब अब इनका जो बेसिक 34,800 जो था, अब जैसा ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा, मैं यहां पर अनुमानित बता रहा हूं आपको, तो वहां पर उसके बेसिक में फिटमेंट फैक्टर का गुणा हो जाता है और नया बेसिक यहां पर तैयार हो जाता है। और जैसे आपको बताया गया कि फिटमेंट फैक्टर जैसे ही यहां पर आ जाता है तो यहां पर डीए जो है वो 0 हो जाता है। अब एचआर की बात रही, तो एचआर के जो आदेश हैं इनको बहुत टाइम लग जाता है संशोधन होने में। तो अब ये 7वें वेतनमान के अनुसार ही यहां पर एचआर चलेगा। इस प्रकार से हम 1740 रुपए यहां पर एचआर की राशि निकाला हमने यहां पर। अब यहां पे होगा क्या कि 7वां वेतनमान के अनुसार जो अंतिम इनका एचआर बना था
वही एचआर यहां पे रिपीट होगा जब तक नवीन आदेश ना आ जाए, ठीक ना। तो 1740 रुपए। अब यहाँ पे कुल बेसिक इनका यहाँ पर 87,000 में हमने 1740 जोड़ा, तो कुल पेमेंट इनकी हो गई 88,740 रुपए, ठीक है ना। अब एनपीएस की कटौती होगी, ठीक है ना। 87,000 बेसिक का ही यहाँ पे 10% कटौती होगी एनपीएस की, तो 87,000 का 10% निकाला तो 8700 रुपए हो गए। जीआईएस का 200 रुपए कटता है, प्रोफेशनल टैक्स का 208 रुपए कटता है, तो ऐसी कुल कटौती 9,108 रुपए हुई, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, 88,740 में से ये कटौती को माइनस कर देंगे, तो यहां पर कुल आप देख रहे हैं नेट सैलरी यहां पर 79,632 रुपए आई। तो इस प्रकार से अब यहां पे देखिएगा, आठवें वेतन आयोग के अनुसार यहां पर सैलरी कितनी आई, 2.50 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। ये अनुमानित है और ये कोई कंफर्म नहीं है। तो यहां पर 79,632 रुपए और यहां कितनी मिल रही थी, 49,878 रुपए। फिर हमने इस नेट सैलरी में से ये वाली नेट सैलरी को माइनस किया, तो कितना इजाफा हो रहा है, 29,754 रुपए। तो साथियों इस प्रकार से मतलब 20 से लेके 30,000 के बीच में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होना है जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है। तो 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। तो मैंने इस वीडियो में यह बताया कि किस प्रकार से कर्मचारियों के मन में जो प्रश्न थे 8वें वेतन आयोग को लेकर, कि पहला प्रश्न तो यह था कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, तो मैंने इसको संभावित बताया है। और किस प्रकार से 8वें वेतन आयोग में जब भी कोई नया वेतन आयोग लगता है तो उसमें सैलरी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।